नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु दमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक पैरालिसिस पेशेंट की आर्म के अंदर हम ताकत लेकर आ सकते हैं। हमें उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने आर्म की जॉइंट्स के बारे में, वहाँ की मसल्स के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे बड़े जॉइंट के बारे में जो हमारे आर्म के अंदर है, वो है हमारा शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के बारे में समझने की कोशिश करो कि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, बॉल और एक सॉकेट के अंदर। तो हमारा हाथ 360 डिग्री पे इसी जॉइंट की वजह से घूम पाता है। तो जब हमने कभी एक्सरसाइज करनी होती है शोल्डर की, तो शोल्डर की कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो हमने करनी है 360 वाली। अब इस मूवमेंट को समझने की कोशिश करो, ये कैसी मूवमेंट है, हम इसे सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं। मेनली जितना करना आसान है एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए करना उतना आसान नहीं होता, मगर इसके लिए हम यूज़ करेंगे हम शोल्डर व्हील। शोल्डर व्हील वैसी ही एक मशीन होती है जिस तरह से आप घास का चारा काटा जाता है। तो आपने घास को कभी काटते हुए देखा होगा, चारा काटते हुए देखा होगा गाँवों के अंदर, तो वो कटाई की वाली मशीन होती है, बिल्कुल सेम वैसी ही होती है। तो शोल्डर व्हील अब आपके स्क्रीन पर है, आप समझ गए होंगे। इसमें एक हैंडल है जिसको हमने रोटेट करना होता है और रोटेशन हमारे हाथ की 360 मूवमेंट करवाती है। ये हम यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के घर के आसपास शोल्डर व्हील नहीं मिलता, अवेलेबिलिटी नहीं है, वो किसी भी दीवार का सहारा लेते हुए अपने हाथ की मूवमेंट करवा सकते हैं। आप इस तरह से अपने हाथ की पूरी 360 डिग्री की मूवमेंट करवा सकते हैं। इसमें आपको दर्द होगा, आपको परेशानी होगी, आपका हाथ बीच रास्ते में कहीं ना कहीं मुड़ जाएगा। जब हम हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो हाथ कुछ इस तरह से बेंड होना शुरू हो जाएगा और ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी। अब ये जो दिक्कत आ रही है, ये एल्बो जॉइंट की वजह से आ रही है। अब हम एल्बो जॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एल्बो जॉइंट जो होता है वो 180 मूव करता है, खुलता है और बंद करता है। इससे ज़्यादा मूवमेंट ही हमारा ये जॉइंट नहीं दे पाता। तो हम क्या करेंगे, अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, कोई दूसरा हाथ नहीं लगाना। ध्यान वाली बात यह है कि आपने अपना दूसरा हाथ अपने पैरालिसिस वाले हाथ को तब तक नहीं लगाना जब तक इसकी ज़रूरत हो। और ये जो मूवमेंट है दूसरे हाथ से पकड़ के एक हाथ को हिलाना, आप पूरी ज़िंदगी करते रहोगे, आपको कभी आराम नहीं मिलने वाला, कभी आपके अंदर सुधार नहीं होने वाला। क्योंकि हम कहते हैं, आप इस बात को समझना कि जो हाथ मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा, जो मेहनत कर रहा है उसी को फल मिलेगा। तो यहाँ पे मेहनत कौन कर रहा है, हमारा दूसरा हाथ कर रहा है, तो फल किसको मिलेगा, इसी को मिलेगा, जबकि चाहिए हमें इसमें। तो जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो कोशिश करो कि आप इंडिपेंडेंट करो, उसे दूसरे हाथ की हेल्प ना मिले, और तभी हेल्प देनी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम इस हाथ की हेल्प के बिना इस हाथ की ये मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप इसको सीधा किया, आप से ऊपर लेकर आ रहे हैं, जैसे हम बाइसेप्स बनाते हैं बिल्कुल सेम उस तरह से करेंगे। मगर दिक्कत क्या होती है कि पेशेंट का हाथ पूरा सीधा नहीं हो पाता, वो इतना ही रह जाता है। अब ये आप समझ रहे हो कि ये हाथ नीचे नहीं जा रहा, तो हम इसको तब पुश करेंगे नीचे की तरफ जब ये हाथ हमारा नीचे नहीं जा रहा। फिर हम इसको अपने आप ऊपर लेकर आएंगे, फिर ये यहाँ पर आके अटक गया, हम नीचे लेके जा रहे हैं, यहाँ तक गया, इससे नीचे नहीं जा रहा, फिर हम इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे और इसे सीधा करेंगे, फिर हम इसे ऊपर लेकर आएंगे। तो ये जो मूवमेंट है जहाँ पर आपने असिस्ट किया अपने हाथ को और कम से कम किया, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। मगर अगर आप अपने हाथ पकड़ के कुछ इस तरह से मूवमेंट करोगे तो आपको कभी भी फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेहनत सारी दूसरे हाथ ने कर दी। अब जब सारी मेहनत इसने कर दी तो फल भी इसको मिलेगा। अब चलते हैं रिस्ट की तरफ। रिस्ट जो होती है हम उसको दो कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। एक होता है स्पास्टिक, कि आपकी जो रिस्ट है कुछ इस तरह से टाइट हो गई है, फिंगर्स एकदम बंद रहती हैं, खुलती नहीं है। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, फिंगर्स को दूसरे हाथ से खोलना होता है और इसको कुछ पीछे ले जाना है। टाइट होगा, बहुत हार्ड होगा, बहुत स्पास्टिक होगा। यहाँ पर हमने तेज़ी से नहीं करना है, हमने यहाँ पर प्रेशर बनाए रखना है, बनाए रखना है, बनाए रखना है, धीरे धीरे। हो सकता है कि इस रिस्ट को सीधा करने में आपको घंटा लग जाए, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, बट हमने इसमें हार नहीं मानी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत टाइट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले थोड़ी सी मालिश करेंगे, थोड़ी सी सिकाई करेंगे, यहाँ की मांसपेशियों को ढीला करेंगे और फिर अपने हाथ को पीछे लेके जाएंगे। इतना पीछे लेके जाएंगे कि जो हमारी रिस्ट है वो 90 डिग्री पे आ जाए। अब आप देख रहे हो ये 90 डिग्री पे बन गया, फिर ये जो रिस्ट है ये 90 डिग्री मूव करके इतना हम इसको पीछे लेके जाएंगे। इससे मूवमेंट नहीं आती है, इससे जो मसल्स हैं, जो स्पास्टिक हैं,
उनमें आराम आना शुरू हो जाता है, वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है। जब वो लूज़ होंगी तभी तो आप अपने फिंगर्स को खोल पाओगे, छोड़ पाओगे, अपने हाथ को सीधा कर पाओगे। अब आपका पूरा हाथ चल रहा है, शोल्डर चल रहा है, एल्बो चल रही है, बट हाथ नहीं चल रहा। तो सोचो कि आप किसी सवाल को, किसी काम को कर ही नहीं सकते, किसी चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते, किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं सकते। तो रिस्ट को ठीक करना, फिंगर्स को ठीक करना ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले है एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवाना, जिससे यहाँ की जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सके। यहाँ पे हीट अप्लाई करना है जिससे यहाँ की मसल्स सॉफ्ट हो सके, तब यहाँ की आप एक्सरसाइज कर पाओगे। तो आपको पहले अपने हाथ की कंडीशन को समझना है। अगर वो स्पास्टिक है तो उसे एक्सरसाइज रेडी करना है, उसके लिए उसे रिलैक्स करना ज़रूरी होता है। और रिलैक्स ऐसा नहीं कि एक बार हुआ फिर वो टाइट हो गया, नहीं। हम करते हैं, जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, ये जो स्पास्टिसिटी आ रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो अकड़न है, टाइटनेस है, ये क्यों आती है। जब हमारा ब्रेन का कनेक्शन किसी मसल के साथ ख़त्म हो जाता है तो मसल्स अपनी डिफेंसिव पोजीशन में पहुंच जाती है, टाइट होकर अंदर की तरफ आ जाती है, क्योंकि वो अटकना नहीं चाहती। क्योंकि अगर आपका हाथ ऐसे लटका हुआ है तो कहीं ना किसी चीज़ में अटक जाएगा। तो एक डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी में बना हुआ है कि जब कनेक्शन आपका किसी मसल से ख़त्म हो जाए तो मसल्स टाइट होकर अपनी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती है। अब इस हाथ को अगर हम खोलना चाहते हैं, इस एल्बो को हम खोलना चाहते हैं, ये तब तक नहीं खोल सकता जब तक हमारा कनेक्शन ब्रेन का और हमारी मसल्स का बन नहीं जाता। जैसे ही वो बनेगा आप देखोगे आपका हाथ रिलैक्स होने लग गया, आपके हाथ में हल्की फुल्की मूवमेंट आने लगी। तो ये मूवमेंट लाने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए उसका ब्रेन से कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। अब ब्रेन से कनेक्टिविटी कैसे होगी इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जब आपको कभी पैरालिसिस हुआ था तो ब्रेन के अंदर क्लॉट आया था या फिर ब्रेन हैमरेज हुआ था, उससे ब्रेन का वो हिस्सा जो इन मसल्स को कंट्रोल करता था वो ख़त्म हो गया, मर गया। अब जब वो मर गया तो यहाँ से जो कनेक्शन था मसल्स का और ब्रेन का वो भी ख़त्म हो गया। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा टाइटनेस, स्टिफनेस आनी शुरू हो गई। अब जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करने के लिए आपको, जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो नेटवर्किंग होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके आपस के बीच में कनेक्शंस होते हैं। ये कनेक्शन कुछ इस तरह से है जैसे हमारा टेलीफोन एक्सचेंज होता है, उसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं ना, हर जगह से आ रही तारें आ रही, कनेक्शंस आ रहे हैं। और जितनी ज़्यादा कनेक्शंस आपस में बनेंगे उतना ही डेवलप, उतना ही ज़्यादा अच्छा काम करता है आपका टेलीफोन एक्सचेंज। इसी तरह से हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर करोड़ों नंबर्स के अंदर हमारे होते हैं न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स आपस में बात करते हैं। जब भी आपस में बात करते हैं तो उनको आपस में बात करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होता है। इसे हम कहते हैं इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस। ये जितना डेवलप, जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हमारा ब्रेन, हमारे सोचने की शक्ति, हमारी चीज़ों पे कमांड, हमारी समझने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो हमने इन इंटरडेंड्राइट कनेक्शंस को बढ़ाना है। इसमें हेल्प क्या करेगी हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन की डेवलपमेंट करने वाली प्रोसेस। इस डेवलपमेंट प्रोसेस को जब हम साइंस एंड इंजीनियरिंग की मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं तो एक नया कनेक्शन बनना शुरू होता है, मगर इस कनेक्शन को क्या करना है और कैसे करना है हमें नहीं पता, तो हमें इसे सिखाना पड़ता है। तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम बेसिकली अपने ब्रेन को सिखा रहे होते हैं कि आपने इस एल्बो को कैसे मूव करना है। अगर हम ऐसी मूवमेंट करेंगे तो ऐसी ही मूवमेंट वो सीख पाएगा। अगर हम कोई और मूवमेंट करते हैं तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पैरालिसिस पेशेंट को हम जब हुआ, उसको हमने सिर्फ साइकिलिंग करवाई, चलाया नहीं। तो पेशेंट साइकिलिंग में तो बहुत अच्छा हो गया बट वो चल नहीं पाएगा क्योंकि उसने चलने की एक्सरसाइज नहीं की। तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं बेसिकली वो ब्रेन सीख रहा है, और ब्रेन जो सीख रहा है जो हमसे सिखा रहे हैं। तो हमने एक्सरसाइज करनी है ये। पहले हम इंडिपेंडेंट चलाएंगे, पहले शोल्डर चलाया अकेले, फिर एल्बो चलाया, फिर हमने फिंगर्स को चलाना शुरू किया। मगर जब तक हम इन तीनों को साथ नहीं चलाते तो कोई भी काम करना आसान नहीं होता। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना भी ज़रूरी है कि कौन सी मसल को कितना हिलाना है, भाई हाथ को मैंने इतना खोलना है, इतना आगे लेके जाना है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ये हमें सीखनी पड़ती है। इसके सीखने के लिए हमें छोटा सा काम करना होता है कि हमें अपने काम करने होते हैं। आप हो सकता है कुछ काम करते हो, पहले आप टाइपिंग का कोई काम होता हो, कंप्यूटर पे काम करते हो, या फिर कोई औजार का कोई बनाने का कोई काम करते हो। तो हम जो हाथ से काम कर सकते हैं जिसके अंदर हमारे सारे के सारे जॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है वो एक्सरसाइज हमें करनी पड़ती है। तो जो लोग बिल्कुल घर पर होते हैं हमको कहते हैं कि आप बागबानी करो, पौधे लगाओ, क्योंकि जब आप पौधे लगा रहे हो तो गमला रख रहे हो, गमले में मिट्टी डाल रहे हो, उसमें खाद डाल रहे हो, उसमें जगह बना रहे हो, उसमें पौधा लगा रहे हो। तो ये आप देखोगे ना तो दोनों हाथ हमारे आपस में मिलके कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे होते हैं, हमारे सारे जॉइंट आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह हम फीमेल्स को एडवाइस करते हैं कि आप घर के काम, डस्टिंग, झाड़ू, पोछा जो आप पहले करते थे
उसे करना शुरू करोगे, क्योंकि मानता हूँ कि आज आपको दिक्कत हो रही है, मगर वो थोड़ी सी दिक्कत अगर आप सहते रहते हो, अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहते हो, तो दोबारा से आप काम करने लायक हो जाते हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना। ये जो पैरालिसिस है, लकवा है, ये इकलौती ऐसी बीमारी है जिसमें आराम करने से पेशेंट और ख़राब होता है। इसमें जितनी मेहनत आप करोगे, हमारे साथ मिलके करोगे, जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जो मेडिसिन आपको दे रहे हैं, मेहनत करोगे, उतनी तेज़ी से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो मेहनत करने से पहले हमने बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो, जो कि पहले 6 महीने में तो बहुत अच्छे से चलती है और पहले 6 महीने में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। जब हमें लकवा होता है, अगले 6 महीने में हमने बहुत सुधार किया, बट उसके बाद वो बंद हो जाती है। मगर हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट मेडिसिन। अगर हम सही तरीके से मेडिसिन लेते हैं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन होगी। उसके बाद आप जितनी भी मर्जी एक्सरसाइज करोगे, सबका सब आपको फ्रूट दिखना शुरू होगा, आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू होगी। मैं उम्मीद करता हूँ न्यूरोप्लास्टिसिटी आप समझ गए होंगे, आप कैसे अपने हाथ के अंदर ताकत लेकर आ सकते हो इसको समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो। आप अपनी रिपोर्ट्स, अपनी वीडियो कि आप कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे आपके हाथ की मूवमेंट है, उसकी वीडियो बनाकर भी हमारे डॉक्टर्स को इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। डॉक्टर एक बार आपकी रिपोर्ट्स देख लेता है, आपकी वीडियोस देख लेता है, तो उसे समझ में आना शुरू हो जाता है कि उसको किस तरह से आपको ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना है। साइंस इंजीनियरिंग की खासियत यही है कि पहले महीने में ही आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखनी शुरू होती है। पहले 15 दिन में ही आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू होंगे कि जो हाथ की मूवमेंट नहीं थी वो आने लग गई, जो शरीर में पावर नहीं थी वो आने लग गई। साइंस इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में जुड़ता है, वो पहले महीने में ही इसको अपने अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आनी शुरू होती है। अगर आपको पहले महीने में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, तो आप वहाँ पर आप उस चीज़ को करना शुरू करते हो, उस चीज़ को समझना शुरू करते हो। फिर जो डॉक्टर्स यहाँ से कहते हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इकलौता रास्ता है जो आपको ठीक कर सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए, पैरालिसिस के बारे में समझ गए, अपने हाथ में कैसे ताकत लेकर आ सकते हैं इसके बारे में समझ गए। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे आकर भी मिल सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को भी सेंड कर सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की मैं आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।